हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सबसे पहले जय माता दी। नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और मैं आप सबको अपनी साइड से माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग मई 2017 में आराम से पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ कि सर वीडियोस में इसलिए नहीं बना पाया, रीज़न बीइंग जिस सेंटर पे मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पर कुछ अपडेशन चल रहा है, वहाँ पर कुछ सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं वो लोग, दैट्स वाई वो एक 1 वीक के लिए और 2 वीक के लिए स्टक हो गया है। लेकिन आपकी एग्ज़ाम की डेट डिले नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा वाई नॉट कि मैं अपने घर पे ही आप लोगों के लिए कुछ वीडियो शूट करूं जो कि आपके लिए रेलेवेंट हो एटलीस्ट। तो मैं अभी आपके साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने, जस्ट एक मेरा स्टडी रूम है उसमें बैठकर। मे बी आपको कुछ बाहर से नॉइज़ वगैरह है जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, बट कोई बात नहीं सर, वी आर सी ए स्टूडेंट्स, हमें पास होना है और हम हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे SAE 3420। सर 10 मिनट का है, नया आया है और यकीन मानिए इससे आसान ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको जो ऑडिट पढ़ाता हूँ वो मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैंने अपने 7 साल के करियर में अभी तक किया है, मैं उसको किसी ना किसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर या किसी दूसरे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को लिंक कर पाएँ। SAE 3420 सर क्या आपने प्रैक्टिकली किया है? सर मैंने प्रैक्टिकली नहीं किया है, लेकिन जब मैंने रीड किया और जब मैंने समझा इसको तो समझ आ गया कि जो हम करते हैं वही है ये, इसमें कुछ नया नहीं है। तो हम SAE 3420 को समझेंगे और समझेंगे कि इसका नाम SAE 3420 क्यों है, इसका नाम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्यों नहीं है। तो मैं अब ऐसा नहीं कर सकता कि स्क्रीन भी आपके सामने रखूं और मैं भी आपके सामने लाइव रहूं, तो मेरे को अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन डिस्कस इट लिटिल बिट मोर। और मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा बहुत जल्दी जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, आइदर ऑडिट अकाउंट्स कोई भी। तो नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, प्लीज़ लुक एट दिस। सर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं है ये, इसका नाम है स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAE 3420। सर ये हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट है, हमारा ऑडिटिंग नहीं है ये। हम इस पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक हमारे पास एक ऐसा एंगेजमेंट आया है जिस पे हमें एश्योरेंस देनी है, एश्योरेंस देनी है। हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देंगे, रीजनेबल एश्योरेंस देंगे। ये क्या है सर समझाओ। सर इसके लिए एक एग्जांपल देख लीजिए, आई होप आपको इससे समझ आ जाए। आइडिया और वोडाफोन एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, वेरी सून आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी और आपने देख भी लिया होगा कि इस पे काम चल रहा है। तो सर मान लीजिए हमारा ये अभी आप SAE के ऊपर मत जाना, मान लीजिए हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2017। इसके मैं मानता हूँ फाइनेंशियल्स ऑडिट हो चुके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी ऑडिटर ने किए होंगे। और इन दोनों ने एक दूसरे को मान लो एक्वायर किया, आइडिया ने वोडाफोन को और आइदर वोडाफोन ने आइडिया को या मर्जर हुआ या वोटेवर, वो हुआ 1 जुलाई 2017 को। मतलब कितने महीनों के बाद, अप्रैल मई जून, 3 महीनों के बाद ये दोनों मिल गई। ठीक है सर, मिल गई। आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2017 के हैं और 3 महीने बाद ये दोनों एक दूसरे को एक्वायर कर लेती हैं, कोई भी इसमें से। उसके बाद ये लोग IPO या FPO लॉन्च करते हैं या कोई भी डिवेस्टमेंट होता है या कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट काम होता है जो जिसके लिए हमें मार्केट में ऑफर लेटर निकालना है कि हम अपनी कंपनीज के शेयर निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल IPO के लिए मैं प्रोस्पेक्टस, हम ऑफर लेटर को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। हम एक प्रोस्पेक्टस निकालते हैं मार्केट के अंदर कि भैया ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, ये कंपनी की सिचुएशन है और एक शेयर हम आपको इतने का देंगे। कंपनी ने मार्केट में IPO निकाला, तो मान लीजिए जब कंपनी ने IPO निकाला तो कंपनी अपनी कंपनी की पोजीशन के बारे में उस प्रोस्पेक्टस में बताते हैं कि आज के दिन हमारी कंपनी की ये सिचुएशन है। तो सर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि IPO निकाला 31 जुलाई को, इस डेट के बाद, तो उसमें जो फाइनेंशियल आएंगे वो ऑडिटेड कब हुए थे, लास्ट 31 मार्च 2017 को। उसके बाद कितने महीने निकल गए, अप्रैल में जून और जुलाई भी, जून निकल गया और उसके बाद IPO निकाल रहे हो। मतलब 3 महीने के अंदर जो जो एंट्रीज पास हुई हैं, 3 महीने के अंदर जो जो इन कंपनीज के अंदर हुआ है वो किसी ने भी ऑडिट नहीं किया। तो जब आप प्रोस्पेक्टस निकालोगे तो जो मेरी आम जनता है, जो मेरे उस प्रोस्पेक्टस के बेस पे शेयर खरीदने वाले लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि वेदर जो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने दिखाए हैं और बाकी सारी चीज़ें दिखाई हैं, वेदर दे आर ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट।
तो सर अभी पहले इसके ऊपर एक गाइडेंस नोट था कि आपको कैसे करना है, लेकिन अभी इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट बना दिया है कि अब आपको 3420 फॉलो करके इसका ऑडिट करना है। ऑडिट नहीं बोलूँगा मैं इसको, इसके ऊपर एक सीए काम करेगा और काम करने के बाद एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ मैंने इसको देख लिया है, इसके अकाउंट्स को देख लिया है, और जो जो इस पीरियड में 4 मंथ्स में एंट्रीज होनी थी, एडजस्टमेंट्स होनी थी, वो सारी हमने 31 मार्च 2017 के फाइनेंशियल में इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, और अब ये ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। हम टेक्निकल वर्ड सारे पढ़ेंगे लेकिन 2 मिनट के बाद। तो सर जो ये फाइनेंशियल होते हैं ना 31 मार्च को, हम इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर मैं 4 महीने बाद अगर यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊँ तो मैं इनको ये भी बोल सकता हूँ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इनमें इस पीरियड की एडजस्टमेंट करूँगा, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एडजस्टेड फाइनेंशियल। सर मैं पोस्ट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। तो सर इनको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एडजस्टेड फाइनेंशियल्स, और इस एसएई के अंदर इन्हें बोला गया है प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब प्रो फॉर्मा किसको बोलोगे, ऐसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसका जो मेरे ईयर एंड पे थे उस पर मैंने उस पूरे पीरियड की एडजस्टमेंट्स को कर दिया, उसको मैं बोलूँगा प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्यों चाहिए सर प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, कोई क्यों देखेगा, क्योंकि सर हम आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं और इस आईपीओ के बेस पे लोग हमारे शेयर खरीदेंगे। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि हमने जो एडजस्टमेंट्स किए वो ठीक है, इसलिए हम एक सीए से इसका सर्टिफिकेट ले लेते हैं, भैया चेक कर लो। अब हम टेक्निकल टर्म्स में चलते हैं। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एसएई 3420, ये ऑडिट नहीं कर रहे सर, हम सिर्फ एक एश्योरेंस देंगे कि आपने जो फाइनेंशियल जो प्रोस्पेक्टस के अंदर फाइनेंशियल दिए हैं वो ठीक है। तो सर ये देखना मेरे साथ, एश्योरेंस एंगेजमेंट है एक, ये ठीक है, टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ, कंपाइल करेंगे हम प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करेंगे, मतलब जो हमारे ईयर एंड के फाइनेंशियल थे उसमें हम वो सारी एंट्रीज को कंपाइल करेंगे, इंक्लूडेड इन ए प्रोस्पेक्टस, जो कि प्रोस्पेक्टस के अंदर जाता है। तो सर ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्स, हम ऑडिट में जो पढ़ते हैं वही हमें यहाँ पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। तो प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेट इन्फॉर्मेशन बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसको चेक करना है। स्कोप ऑफ दिस एसएई डील्स विद रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हैं। अंडरटेकन बाय ए प्रैक्टिशनर, वहाँ पे हम ऑडिटर बोलते हैं लेकिन यहाँ पे हम ऑडिट नहीं कर रहे, तो सीए को क्या बोल दिया, प्रैक्टिशनर। टू रिपोर्ट ऑन द रीजनेबल पार्टी कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन ए प्रोस्पेक्टस, वो भैया देखेगा कि ये रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है या नहीं। सर ये कौन सा लॉ बोलता है, मेरा सेबी बोलता है, और ऐसा कोई लॉ जिस जर्डिकेशन में ये लग जाए वहाँ के हिसाब से हमें काम करना है। अब आपको समझना है कुछ चीज़ें। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जो होता है वही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कंपाइल्ड। किससे सर, इस एसई के लॉ एंड रेगुलेशंस के उस उनको जो बनाने के लिए जो भी इसमें बोला हुआ है कि उसने फॉलो किया है नहीं किया, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बाय द रीजनेबल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया है आपने वो जो अभी प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाए हैं वो क्राइटेरिया के बेस पे बनाए हैं। टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रैक्टिशनर फाइंडिंग, जो भी हमारी फाइंडिंग है हमने रिपोर्ट किया। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, सर हमारे वहाँ पे ऑडिट एक्सेप्टेंस था। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ, इस एसई के अंदर आपको सिर्फ ये समझना था कि ये एसई की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है कि अगर आपने कोई भी कंपनी एक्वायर किया, कोई भी आपने डी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी किया, उसके बाद अगर आप आईपीओ या कुछ भी लॉन्च कर रहे हो और प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, उस प्रोस्पेक्टस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दे रहे हो, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे ऑडिटेड नहीं होते। तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक प्रैक्टिशनर से, एक सीए से वेरीफाई करवाना होता है, एक सर्टिफिकेट लेना होता है। अब वो ऑडिटर क्या करे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो सर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही होंगी जो हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट में भी हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ भी। तो आप क्या देखोगे जो ऑडिट में देखते थे, बिफोर एग्रीइंग टू एक्सेप्ट एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन वेदर प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन एन प्रोस्पेक्टस हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीक। भाई आप देखोगे कि प्रैक्टिशनर जो है वो क्या कैपेबल है, क्या कॉम्पिटेंस है, क्या उसको प्रिलिमिनरी नॉलेज है एंगेजमेंट की, रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन को जानता है। सोर्सेज जो उन्होंने एडजस्टमेंट किए मैनेजमेंट में, उनका सोर्सेज क्या था, उनके बारे में उसको देखना पड़ेगा। एक यहाँ पे बात ऐड कर देता हूँ मैं, सर ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बने हुए हैं, SA 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, वो हम ऑडिट करते हैं। यहाँ पे हम 3420 के अंदर एक एश्योरेंस दे रहे हैं
रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं हम ऐसे फाइनेंशियल का जिनका ऑडिट नहीं किया किसी एक डेट पर, तो इनका ऑडिट कैसे करना है, इसके लिए भी स्टैंडर्ड होने चाहिए। इतने सारे स्टैंडर्ड ना होकर हमने एक स्टैंडर्ड, एक एश्योरेंस एंगेजमेंट बनाया SAE 3420, जिसके अंदर ऐसे 200 से लेकर ऐसे 800 तक की सारी बातें लिखी हुई हैं। मतलब इतने सारे स्टैंडर्ड्स ना बनाकर सिर्फ एक बना दिया SAE 3420। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक पॉइंट मिलेगा, इसमें हमें क्वालिटी का भी एक पॉइंट मिलेगा, इसमें हमें रोमम कैसे एसेस करना है वो भी एक पॉइंट मिल जाएगा, इसमें हमें मटेरियलिटी के ऊपर भी एक पॉइंट मिल जाएगा। मतलब सारे एसेस का एक एक पॉइंट हमें इस एसे में लिखा हुआ मिलेगा और हमें उन पे काम करना है। नेचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, मैनेजमेंट को यहाँ पे बोला है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपाइल करेगी सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एंड प्रैक्टिशनर ओनली गिव एश्योरेंस। मैनेजमेंट को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोला है। द SAE डज नॉट डील विद नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच द प्रैक्टिशनर इज एंगेज बाय एंटिटी टू कंपाइल इट्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये SAE उस केस में भी लग जाएगा जहाँ पर हमने किसी एक CA को हायर किया है हमारे अकाउंट्स को, हमारी एडजस्टमेंट्स को कंपाइल करने के लिए? नहीं सर, वहाँ नहीं लगेगा। ये ऐसे सिर्फ उसी को फॉलो करना है, ये ऐसे सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करना है जो इस एंटिटी के लिए इसका रिव्यू करेगा, जो देखेगा। पर्पज ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड illustrate the impact of a significant event or transaction on unadjusted financial information of the entity। हमें देखना होता है, हम बताते हैं इसका रिव्यू। पर्पस क्या है कि कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, कोई बंदा आपके IPO के बेस पे शेयर खरीदने वाला है लेकिन उसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च के और अभी 3 महीने निकल चुके, तो हमें इम्पैक्ट बताना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर रिस्पॉन्सिबल पार्टी की होती है, वो कौन होता है? मैनेजमेंट। स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इंक्लूड, आपको देखना होता है कि सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि आपने जो एडजस्टमेंट्स किए मैनेजमेंट में उनका सोर्स क्या था। एडजस्टमेंट टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गई, और प्रेजेंट प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है सॉरी, वो हमें डिस्क्लोजर के साथ बताना है। नेचर ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, आपको सारे प्रोसीजर लगाने हैं जो इस SAE में लिखे हुए हैं। आपको ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखनी है। आप किसी भी हिस्टोरिकल ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2017 को ऑडिट ही नहीं हुआ, किसी ने भी ऑडिट नहीं किया, और आप 30 जून को आपको ये रिव्यू करना है, तो क्या आप रिव्यू करोगे? या तो आप मैनेजमेंट को बोल दोगे कि मैं रिव्यू नहीं करूँगा बिकॉज आपका पहले ही ऑडिट नहीं हो रखा, तो मैं कैसे रिव्यू कर सकता हूँ। या पहले रिव्यू हो रखा है और उसके अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रखी है, मतलब वो पहले से ही ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, मतलब 12 महीने के अकाउंट्स आपके ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो मैं 3 महीने के रिव्यू करके ये कैसे बोल दूं कि आपके 15 महीने के अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू है। उस केस में आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा, लॉ एंड रेगुलेशंस को देखना पड़ेगा कि आप कर सकते हो या नहीं। सर रिलेशनशिप विद अदर प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक ऐसे बना दिया कि आपको कैसे रिव्यू करना है सभी ऐसे का, जो कि कॉम्बिनेशन है। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस आपके ऑडिटिंग में आप पढ़ चुके हो, प्लानिंग वहाँ पढ़ चुके हो, एविडेंस वहाँ पढ़ चुके हो, डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी कंट्रोल, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मटेरियलिटी, इंडिपेंडेंस, ओपिनियन, हम 3 ओपिनियन देते हैं, ये पेज 9 पर स्पेशली पढ़ लीजिएगा सर हमारे इस SAE 3420 में, और रिपोर्ट। आगे चलते हैं सर। अब मैं इस एसे की आपको 3 मेन बातें बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, SAE 3420 ओनली 10 पेजेस का है, 10 और 11 पेजेस का है आपके जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है। उसके बाद वाले पेजेस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक ऑडिटर को वो सारे काम ध्यान रखने हैं जो वो ऑडिट करते हुए करता है। इसका पर्पस क्या था कि कोई भी 2 कंपनी अगर आती है तो हमारी जो बीच की एडजस्टमेंट्स होती है पीरियड की, उन एडजस्टमेंट्स को देखना, अगर वो प्रोस्पेक्टस वगैरह IPO वगैरह लॉन्च कर रहे हैं तो ये ऐसे हमारा पिक्चर में आता है। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई हों फ्रेंड्स। इस SAE के अंदर कुछ समझाने का नहीं था, सिर्फ यही बताना था मुझे कि इस SAE की रिक्वायरमेंट क्या थी, ये SAE क्यों आया। ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हम एक अपनी ओपिनियन देते हैं कि जो आपने ये 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 महीने के अपने एडजस्टमेंट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इनकॉर्पोरेट किए हैं वो सही किया है या नहीं किया है, एज पर दिस SAE किया है नहीं किया। तो एक क्विक रीडिंग ले लेना बस इस SAE की 10 पेजेस की, स्टार्टिंग की 10 पेजेस की, और आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो हो जाएगा। बड़े ही आराम से पढ़ो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है उसी से ही, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप बता दीजिएगा मुझे। और अगर आपकी इस SAE से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे
पेज पे, फेसबुक पेज पे ही बता सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं, एक चीज़ दिखानी थी सर, वो देख लीजिए सर। फेस टू फेस बैच मेरा मई में स्टार्ट हो रहा है 2017 से। अगर आप किसी को भी अगर आप रेफ़र करना चाहें तो 9599054350 माई कॉन्टैक्ट डिटेल है सर, मेरे से बात कर सकते हैं। SM के फास्ट ट्रैक बैच सर जो कि मैं ही लेता हूँ फेस टू फेस, हर मंथ 3 दिन के बैच होंगे सर। और सर एक होता है ना कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ सर सब अच्छा पढ़ाते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है सर, आप उनसे पढ़िए और अपने आप को आगे लेके जाइए सर। तो एवरी मंथ सर मैं SM का फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 दिन का होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा आप गारंटेड पास हो जाएंगे सर, मैं ये बोलता हूँ मैं आपको गारंटेड समझा दूंगा वो चीज़ें। फिर कहाँ कहाँ पे होंगे सर? दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, रेवाड़ी, और कहीं पर भी मैं बैच लेने के लिए आ जाऊँगा अगर स्टूडेंट्स मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं तो। मुझे सर आपको पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। आप सर CA कपिल गोयल क्लासेस, मेरा फेसबुक पे एक पेज है, वहाँ जाकर आप उसको, वहाँ पर अपनी क्वेरीज या लिख दीजिएगा कि हमें ये वाली वीडियोस चाहिए, सो दैट मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूंगा। सर SAE में तो कुछ था नहीं बताने का, जो था वो मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो मैंने बनाई है, मैं कोशिश करूँगा। आप मेरे को ये बताना कमेंट बॉक्स में कि जो बाकी हमारे ऐसे बचे हैं, एक तो ऐसे हमारा 402 बचा हुआ है, 500 की सीरीज़ बची हुई है, 600 के 2 ऐसे बचे हुए हैं, 700 के 2 बचे हुए हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर स्टूडियो में ही जाके शूट करो, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो हमें 1 वीक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसे 500 जो कि वेरी बेसिक एसेज है, प्रैक्टिकल लाइफ का पूरा कॉम्बिनेशन है वो अगर आपको लगता है मैं यहाँ पे बता सकता हूँ तो वो बता दीजिएगा। तो कमेंट में बताइए कि मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग करूँ या ना करूँ, बिकॉज दिस इज़ ओनली फॉर यू। गला खराब हो गया है। ओके गाइज, बाय, टेक केयर एंड लेट मी नो इफ एनीथिंग। बाय।